वो हमेशा इलेक्ट्रॉन देगा और फिर 4 के बाद जितने भी हैं वो सब इलेक्ट्रॉन लेंगे, ठीक है, 4 वाला इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। बात समझ आ रही है सबको? चलिए, तो ये हमारा सब वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लुईस सिंबल है यहाँ पे, भूलिएगा नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट में हेडिंग लगाइए आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, हेडिंग लगाइए आयोनिक बॉन्ड्स, या हम इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। पहला क्या हो गया, आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स। हाँ, ये सब अभी बाद में नोट करिए, पहले इतना लिखिए, पहले देखिए यहां पे समझिएगा, है ना। हेडिंग लगाएंगे सब लोग। कितना नंबर पॉइंट चलेगा ये आपका, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, या हम कह सकते हैं उसको आयोनिक बॉन्ड्स, ठीक है। देखिए यहां पे इलेक्ट्रोवैलेंट या आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है कि एटम से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके दूसरे एटम पे जाता है। मान लीजिए कि एटम ए है या एटम बी है, ठीक है। तो एक एटम से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके कहां जाएगा, दूसरे एटम में, कंप्लीट ट्रांसफर होता है, सही है। तो ए के पास कौन सा चार्ज होगा बोलो, प्लस चार्ज, और बी के पास माइनस चार्ज। अब दोनों में क्या हो गया, दोनों में चार्ज आ गया ना। अब दोनों का चार्ज जो है अपोजिट चार्ज है, अब दोनों में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा या नहीं लगेगा, दोनों मिलकर क्या बना लेगा बोलो, ए और बी का फॉर्मेशन करेगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ए और बी, ए इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और बी इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग के क्या बनाएगा, ए बी बनाएगा। एंड ए बी इज कॉल्ड आयोनिक कंपाउंड। ए बी को क्या बोलेंगे हम, आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं। जैसे एग्जांपल मान लीजिए हमने लिया है NaCl, पहला एग्जांपल बहुत बेसिक एग्जांपल है, क्लास 10th 9th में भी ये सब पढ़ाया जाता है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड, तो बताइए सोडियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन के पास 1 2 3 4 5 6 7 हो गया ना, बोलो। इसका कॉन्फ़िगरेशन 281, इसका कॉन्फ़िगरेशन 287। तो बताइए ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा नहीं करेगा, करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा। अब यहाँ पे सोडियम इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो सोडियम पे कौन सा चार्ज होता है बेटा, जल्दी बताइए, प्लस। क्लोरीन के पास माइनस, कैसे माइनस आया, ये इलेक्ट्रॉन भी उस पे चला गया, तो इस पे 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम वाला आया, और अपना इसका कितना इलेक्ट्रॉन था, 7। अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितना बोलो, 8 हो गया। अब 1 इलेक्ट्रॉन के आने से क्या इस पे निगेटिव चार्ज आएगा, बोलिए, हट, कैसे नहीं आएगा। इलेक्ट्रॉन कोई लेता है तो उस पे माइनस नहीं आता है, और इलेक्ट्रॉन देता है तो उस पे क्या होता है, प्लस आता है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है और इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इस पे प्लस, इस पे माइनस, दोनों का अपोजिट चार्ज, अट्रैक्शन होगा या नहीं होगा, बोलो। सेम में अट्रैक्शन नहीं होता, अपोजिट में अट्रैक्शन होता है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, Na प्लस और एक बन गया क्या, Cl माइनस। ये तुम्हारा हो गया इलेक्ट्रो पॉजिटिव, और ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो दोनों के बीच में इंटरेक्शन स्टार्ट हो गया, शुरू हो गया, और बोलो ये दोनों मिलकर क्या बनाएगा, NaCl, जिसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं। समझ रहे बात को? अब देखिए, चूंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है और इसने 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, तो जब 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, केमिकल रिएक्शन में जाएगा, वही उसका वैलेंसी होता है। और चूंकि यहां आयोनिक बॉन्ड बन रहा है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है, इसलिए इस तरह के वैलेंसी को हम इलेक्ट्रोवैलेंसी कहते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंसी। जब भी वैलेंसी एग्जिबिट किया जाएगा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के अंदर, ठीक है, ऐसा वैलेंसी जो शोन होता है कैसे कंपाउंड्स के द्वारा, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स के द्वारा, उसे हम इलेक्ट्रोवैलेंसी कहते हैं। समझ में आ रहा बात? तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स बनता है एक कैटायन के बीच में और एक एनायन के बीच में। बात समझना, कैटायन और एनायन, इसमें आयोनिक बॉन्ड, इसको आयोनिक क्यों कहा गया, क्योंकि आयंस है इसमें, ठीक है। तो यहां पे क्या बन गया बोलो, NaCl। तो एक हम यहां पे ये दिस इज योर कैटायन, और ये क्या हो गया बोलो, ये हमारा हो गया एनायन। तो ये कैटायन, वो एनायन, इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव। बात समझ में आ रही है? तो बताइए इसमें सोडियम का इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होगा, सोडियम का वैलेंसी क्या हो जाएगा बोलो, 1। यहां लिखेंगे इलेक्ट्रोवैलेंसी, बोलो कितना, सोडियम का 1। क्लोरीन का बोलिए, क्लोरीन का भी इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो हम यहां पे अभी बात करेंगे इलेक्ट्रोवैलेंसी की, तो पहले इतना नोट करिए। लिखिए, आयोनिक बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड between electropositive and electronegative elements. Ionic bonds are formed between electropositive and electronegative elements. Electropositive
एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे? फर्स्ट ए ग्रुप के होंगे, सेकंड ए ग्रुप के हो सकते हैं, या थर्ड ए ग्रुप के हो सकते हैं। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव की बात करें, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स की बात करें, तो फिफ्थ ए के हो सकते हैं, सिक्स्थ ए के हो सकते हैं, सेवेंथ के हो सकते हैं। ध्यान में रखिएगा, समझ रहे बात को? जैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहां कहां के हो सकते हैं? जैसे मान लो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ये कहां का बोलो एलिमेंट है? सेकंड का ना, देखो सेकंड का। और इसका रिएक्शन अगर हम ऑक्सीजन के साथ कराते हैं, किसके किसके साथ कराएंगे? ऑक्सीजन के साथ, जो कि 6 वाले का है। बात समझ रहे हैं आप? तो इन दोनों के बीच में आयोनिक कंपाउंड बनेगा, आयोनिक बॉन्ड बनेगा। कैसे? आपको पता है मैग्नीशियम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? बताया था ना अभी, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीजन में कितने? 6 इलेक्ट्रॉन। इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है बोलो 2a2। इसका कितना होता है? 2n6। अब बताओ यहां पे ये कितने इलेक्ट्रॉन देंगे? इसको 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, देंगे ना? तो बताओ क्या हो जाएगा? Mg के ऊपर +2 चार्ज हो जाएगा ना? और Cl कितने, सॉरी ऑक्सीजन कितने हैं? 1 ऑक्सीजन है, और इसके ऊपर कितना चार्ज हो जाएगा? -2। अब बताओ इलेक्ट्रॉन लॉस करने से क्या इसका ऑक्टेट पूरा हो गया? यहाँ 2 8 हो गया, यहाँ पे 2 6 था पहले, अब क्या हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर अगेन यहाँ पे 2 8 हो गया। तो यही करने के लिए इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज किया, मतलब इलेक्ट्रॉन को मेटल लॉस करता है और नॉन मेटल गेन करता है। कभी भी कोई भी आयनिक कंपाउंड पूछ रहा है कि आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन किनके बीच होता है, तो बताइएगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच में आयोनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। सही है? एक इलेक्ट्रॉन्स का, एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर करेगा, तो जो ट्रांसफर करेगा वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, कैटायन कहलाएगा। और दूसरा इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली एक्सेप्ट करेगा, जो एनायन कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? तो कैटायन और एनायंस का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसीलिए इनको आयोनिक कंपाउंड कहते हैं, क्योंकि आयंस का इन्वॉल्वमेंट है, कैटायन और एनायन का इन्वॉल्वमेंट। बात समझ रहे हैं? उसी तरह से एक और एग्जांपल देखिए, जैसे मान लो कैल्शियम क्लोराइड है, CaCl2, तो ये कैसा कंपाउंड है? ये बोलो, ये भी आपका आयोनिक कंपाउंड है। ठीक है? तो कैसे बना होगा? कैल्शियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, और क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? 6 7 है ना? यहां देखिए, यहां भी, यहां आपके 7 इलेक्ट्रॉन्स, यहां भी देखिए 7 इलेक्ट्रॉन्स। 1 इलेक्ट्रॉन इसको मिला, 1 इलेक्ट्रॉन इसको मिला, कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8। अब क्या हो गया? 2 8 8। इसका क्या हो गया? 2 8 8। देखिए, तो ये बन गया अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस आर्गन के जैसा। ये भी अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस कैसा बन गया? आर्गन के जैसा। ये भी कैसा हो गया? आर्गन के जैसा। तो ये देखो मेटल है, मेटल का काम है इलेक्ट्रॉन को लॉस करना, और नॉन मेटल का काम है इलेक्ट्रॉन को गेन करना। तो दीज आर नॉन मेटल्स। तो हम कह सकते हैं कि आयनिक कंपाउंड जो फॉर्म कर रहा है, ये मेटल और नॉन मेटल्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन होता है। यहां पे मेटल इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। तो देखिए, अगर ये मेटल इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, तो इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी लग रहा होगा, नहीं समझ रहे? इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, तो बाहर निकालने के लिए कौन सा एनर्जी देना पड़ता है? आयोनाइजेशन एनर्जी। तो मेटल के लिए एनर्जी लगेगा आयोनाइजेशन वाला, और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो नॉन मेटल में कौन सी एनर्जी लगेगी? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, या हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। बात समझ रहे हैं? एफिनिटी इज सिंपली द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, एंड व्हेनेवर एनर्जी इज रिलीज्ड ऑन एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन, देन दैट एनर्जी विल बी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। यानी इलेक्ट्रॉन के गेन करने से जो भी एनर्जी रिलीज होगा, उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इज इट क्लियर? अब देखिए, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, ठीक है? सोडियम या कैल्शियम या मैग्नीशियम जो मेटल है, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, तो यहां इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, यहां पे इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो इसके अंदर हम आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे, और इनके अंदर हम इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की बात करेंगे। समझ रहे हैं बात को? तो यहां पे देखिए, अब यहां जो कंपाउंड बन रहा है, ध्यान से देखेंगे, मैग्नीशियम या कैल्शियम, कैल्शियम लिया हुआ है ना, तो देखिए कैल्शियम और क्या हो गया? क्लोरीन हो गया। तो कितने क्लोरीन है? 2 क्लोरीन है। हर क्लोरीन कितने नेगेटिव चार्ज को कैरी करेगा बोलो? -1। ठीक है? तो 2 क्लोरीन हो गया, तो 2 माइनस, तो इसके ऊपर कितना प्लस होगा? 2 प्लस। बात समझ रहे हैं? तो दोनों में अपोजिट चार्जेस है। अब दोनों के बीच में फोर्स जो लगेगा, वो कौन सा फोर्स लगेगा? दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बात समझ रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा, इनके रिजल्टेंट से कौन सा कंपाउंड बनेगा? CaCl2। बात समझ में आ रही है? अब सवाल आता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोवैलेंसी? इलेक्ट्रोवैलेंसी
वैलेंसी, ठीक है। तो यहां लिखेंगे द वैलेंसी एग्जिबिटेड बाय, द वैलेंसी एग्जिबिटेड बाय आयोनिक कंपाउंड्स या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स कर लो, ज्यादा समझ में आएगा। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स, इलेक्ट्रोवैलेंट एटम्स इन इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बाय एटम्स इन इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको, इलेक्ट्रो बोलो वैलेंसी। इज इट क्लियर? राइट, ये इलेक्ट्रोवैलेंसी आपका होगा। मतलब यहां पे कैल्शियम का बताओ, कैल्शियम के अंदर देखिए कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, तो बताओ इलेक्ट्रोवैलेंसी कैल्शियम का क्या हो जाएगा, बोलिए 2 हो जाएगा ना। और क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, ध्यान से देखिएगा, क्लोरीन ने कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1। अब दोनों के वैलेंसी को क्या करना है, एक्सचेंज कर देना है, बात समझ रहे हैं। तो दिस इज द रिजल्टेंट कंपाउंड। तो बताओ कैल्शियम के नीचे क्या हो गया, 1, क्लोरीन के नीचे क्या हो गया, 2। तो हमारा जो कंपाउंड फॉर्म करेगा ये बन जाएगा कैसा, CaCl। इज इट क्लियर? बात समझ में आ रही है? चलिए, तो ये हमारा हो गया CaCl2, दिस इज कैल्शियम क्लोराइड। सिमिलरली आप बहुत सारे कंपाउंड्स को बना सकते हैं, जैसे हमारा NaCl आयनिक कंपाउंड है, KCl, CaCl2, MgO है ना, CaO, Mg3N2, ये सब जितने भी हैं ये सारे के सारे क्या हैं, आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं। समझ रहे हैं बात को? जहां पे जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है और जो नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। आई बात समझ में? तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। कोई भी पूछे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स में क्या होता है, बोलो कैसे बनता है, जल्दी बताइए, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स कैसे बनता है या कंपाउंड कैसे बनता है, बोलिए। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर की वजह से बनता है। एक एटम जहां इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली ट्रांसफर करेगा और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली गेन करेगा, और इनके रिजल्टेंट से, इनके वजह से दोनों के ऊपर अपोजिट चार्जेस डेवलप करेगा, और ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ अपोजिट चार्जेस अ फोर्स डेवलप कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कोलम्बिक फोर्स कहते हैं। और इस फोर्स के रिजल्टेंट की वजह से क्या होगा, आपका आयोनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। नहीं समझे बात को? अब इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है कि जो भी एटम जितने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर रहा है, या जो आपका नॉन मेटल है ना, जो एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है उतने ही उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी, या वैलेंसी हम डिफाइन करते हैं। समझ रहे हैं बात को? तो जैसे कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके बॉन्ड बनाएगा, पोटेशियम 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करके बॉन्ड बनाएगा, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करके बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेके बॉन्ड बनाएगा। उसी तरह से जितने भी एटम्स जितने इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, ठीक है, वो सारे एटम्स इन्वॉल्व होते हैं आपके आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में। समझ रहे हैं बात को? चलिए नेक्स्ट में लिखिए फेवरेबल कंडीशंस। हाँ, इसको लिखना है फेवरेबल कंडीशंस, ठीक है, ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, फॉर फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स, आयोनिक कंपाउंड्स, ठीक है। देखिए, ठीक है, देखिए कह रहा है कि कौन कौन से कंडीशंस हैं जिनसे आयनिक कंपाउंड इजीली फॉर्म करेगा और स्ट्रॉन्ग कंपाउंड फॉर्म करेगा। तो देखिए सबसे पहला जो है आपका जो आयनिक कंपाउंड बन रहा है वो किन के बीच में बन रहा है, मेटल और नॉन मेटल्स के बीच में, यही है ना। तो एक हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स के बीच में बन रहा है, दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच में बन रहा है। तो बताइए कि जो आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव वाला होगा एलिमेंट, वो इलेक्ट्रॉन को जल्दी देगा तो इजिली कंपाउंड बनेगा, जितना इजिली दे देगा इलेक्ट्रॉन उतना अच्छा कंपाउंड बनेगा या नहीं बनेगा, ये बताओ, बनेगा ना। तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए? आयनाइजेशन एनर्जी कम लगने का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जल्दी देगा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी हमारा कम होना चाहिए कैटायन के केस में, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होना चाहिए एनायन के केस में, जिससे इलेक्ट्रॉन ले सके। तो फेवरेबल कंडीशन सबसे पहला कि हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी, देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी, एनर्जी ऑफ बोलो कौन सा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट या मेटल, मेटल शुड बी, क्या लिखेंगे,
शुड बी लो। आई बात समझ में? तो आयोनाइजेशन एनर्जी हमारा होना चाहिए लो। दूसरा कंडीशन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन किस साइड में? नॉन मेटल्स के साइड में, ऑफ नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स शुड बी, बोलो, शुड बी क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। बात समझ रहे हैं? तो यहां ध्यान में रखिएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होना चाहिए, मतलब ऐसे लिख लो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होना चाहिए। या इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी डेल्टा एच इजी क्या होना चाहिए? हाईली निगेटिव होना चाहिए, हाईली निगेटिव। समझ रहे हैं ये चीज? अब देखो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या है, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है? इलेक्ट्रॉन लेने से एनर्जी निकलता है या इलेक्ट्रॉन लेने से एनर्जी ऐड होता है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने से एनर्जी निकलता है ना, एक्सोथर्मिक होता है, राइट? बोलो, एक्सोथर्मिक होता है, बताया था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाले चैप्टर में, ठीक है, पीरियोडिक टेबल वाले में, कि जब भी आप इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे तो एनर्जी वहां से रिलीज होता है, और जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है होगा उतना ही बढ़िया क्या होगा? बोलो, नॉन मेटल होगा, बताया था ना? और जितना अच्छा नॉन मेटल होगा उतना ही जल्दी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और उतना ही अच्छा आयोनिक कंपाउंड बनेगा आपका। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईली नेगेटिव होना चाहिए, यानी एक्सोथर्मिक होना चाहिए, एक्सोथर्मिक होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईली नेगेटिव, एक्सोथर्मिक होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपने आप क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। जितनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी उतना जल्दी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, बॉन्ड बनेगा अच्छा। बोलो, तीसरा कंडीशन है कि लैटिस एनर्जी शुड बी हाई, लैटिस एनर्जी शुड बी, बोलो, शुड बी क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। अच्छा, ये लैटिस एनर्जी क्या है? अभी हम इसके ऊपर बात करेंगे। देखिए, इन दोनों के ऊपर हम लोग पीरियोडिक टेबल में बात कर चुके होते हैं, लेकिन इसके ऊपर बात हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में करेंगे। अभी बात समझ में आ रही है कि लैटिस एनर्जी क्या होता है, और आयनिक बॉन्ड का जो फॉर्मेशन हुआ है वो उसमें कितने तरह के एनर्जी इन्वॉल्व होते हैं? नीचे हो गया ना इधर? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जीज इन्वॉल्व ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स? ठीक है, ऐसे आसानी से नहीं बन जाता है, इसमें कई सारे एनर्जी इन्वॉल्व होते हैं। देखिए, तो लैटिस एनर्जी हमारा क्या होना चाहिए? बोलो, हाई होना चाहिए, है ना? डेल्टा एच यू, ठीक है, ये क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए, लैटिस एनर्जी हाई होना चाहिए। तो समरी में हम लिख सकते हैं, यहां पे समरी में क्या लिख सकते हैं? बोलो, आयोनाइजेशन एनर्जी लो, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बोलो डेल्टा ईजी, डेल्टा ईजी क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। और सिंपल लैटिस एनर्जी डेल्टा यू, इसको डेल्टा यू कर लो ना, ज्यादा अच्छा रहेगा। डेल्टा यू क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। फेवरेबल कंडीशन है आयनिक कंपाउंड्स के फॉर्मेशन का। ये क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से, ठीक है? जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देगा, जितना इलेक्ट्रॉन जल्दी एक्सेप्ट कर लेगा, और लैटिस एनर्जी हाई होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट में लिखिए, कोई बात नहीं। इट इज द अमाउंट ऑफ, देखिए, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल of ionic crystal is formed from their constituent ions, ठीक है, इन गैसियस स्टेट, इन गैसियस, यहां पे ये बात नोट कर लीजिएगा, गैसियस स्टेट। मोस्ट फेवरेबल कंडीशन हमारा गैसियस स्टेट में ही होता है, गैसियस स्टेट। कह रहे हैं कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा जब 1 मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल फॉर्म होगा फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। तो देखिए, सोडियम क्लोराइड कैसे बन रहा था? Na+ और Cl-। यहां पे कितने मोल हैं? 1 मोल। इधर भी कितना मोल है? 1 मोल है। दोनों कंबाइन करेगा क्या बनेगा? NaCl बनेगा। अब देखिए, यहां जो एनर्जी रिलीज होता है डेल्टा यू, ठीक है ना, यहां पे जो एनर्जी रिलीज हुआ, यहां पे दैट एनर्जी इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। मतलब 1 मोल, सुनिए ध्यान से, 1 मोल, 1 मोल किसी भी आयोनिक क्रिस्टल के बनने से जो एनर्जी रिलीज होगा उसी को लैटिस एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? लैटिस एनर्जी। समझ रहे हैं बात को? अगर कहीं 2 मोल बन गया तो वो लैटिस एनर्जी नहीं है, उसको फिर 1 मोल में लाना पड़ेगा। 2 मोल में उतना एनर्जी रिलीज हुआ तो 1 मोल में कितना एनर्जी रिलीज होगा? मान लीजिए कि 2 मोल का एनर्जी 100 निकला, 100 माइनस 100 किलो जूल पर मोल, ठीक, 2 मोल के लिए। तो 1 मोल के लिए कितना हो जाएगा? -50 किलो जूल पर मोल। तो वो -50 जो किलो जूल पर मोल होगा वही लैटिस एनर्जी कहलाएगा।
समझ रहे हैं बात को? हमेशा केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में देखिएगा, जो थर्मोकेमिस्ट्री उसमें हमेशा पर मोल में ही कैलकुलेशन किया जाता है, ठीक है, पर मोल में। तो याद रखिएगा पर मोल में यहाँ पे जो एनर्जी निकलेगा उसी को लैटिस एनर्जी कहेंगे। और लैटिस का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, जो आपके 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है आयंस का, पढ़े ना सॉलिड स्टेट चैप्टर में, जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है आयंस का, एक पॉजिटिव आयन होता है, दूसरा नेगेटिव आयन होता है। जैसे सोडियम है पॉजिटिव आयन, इसके चारों तरफ क्लोरीन लगा रहेगा, ठीक है, या क्लोरीन के चारों तरफ सोडियम लगा रहेगा। तो वहां पे जितने क्लोरीन सोडियम के चारों तरफ टच होंगे वही उसके कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाते हैं। जितने क्लोरीन के चारों तरफ सोडियम होंगे वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें अगर, तो सोडियम, देखिए यहाँ पे सोडियम है, इसके चारों तरफ कितने क्लोरीन है बोलो, 6 क्लोरीन रहते हैं। आप समझ में आ रही है? यहाँ पे सब नेगेटिव है, देखो यहाँ पे सब नेगेटिव है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर जो सोडियम का होगा वो होगा 6। मतलब जितने कैटायन के चारों तरफ एनायंस टच होंगे, जुड़े होंगे, वही उतने कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं, ठीक है। उसी तरह से इस अनायन के चारों तरफ भी कैटायन जुड़ा रहता है। इस तरह का जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता है ना, उसी को कहते हैं क्या, क्रिस्टल लैटिस। बात समझ रहे हैं? क्रिस्टल लैटिस। बाकी डिटेल सॉलिड स्टेट वाले चैप्टर में आप पढ़िएगा। तो Na+ और Cl- दोनों आपस में जुड़ा, दोनों के बीच में फोर्स लगा, और फोर्स के लगने से बताए थे ना, कल भी बताए थे कि 2 एटम जब पास आता है तो बॉन्ड बनता है ना दोनों के बीच में, तो उसके दौरान एनर्जी निकलता है, और जितनी ज्यादा एनर्जी निकलती है उतनी ही ज्यादा मजबूत होता है बॉन्ड हमारा। तो 2 आयंस के अट्रैक्शन के वजह से जो एनर्जी निकल रहा है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे, लैटिस एनर्जी। और इस लैटिस एनर्जी के रिजल्टेंट हमारा यहाँ पे NaCl, एक आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो 1 मोल आयोनिक कंपाउंड के फॉर्म करने में जो भी एनर्जी निकलेगा उसको क्या बोला जाता है, लैटिस एनर्जी। हाँ, रिवर्स भी होता है कि NaCl के टूटने के बाद जो आयंस निकलेंगे वहां जो एनर्जी लगेगा उसको भी लैटिस एनर्जी कहते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लैटिस को तोड़ने में एनर्जी कितना लग रहा है, समझ रहे हैं, उल्टा भी होता है, तो वहां एनर्जी लगता है और बनने में एनर्जी रिलीज होता है। ध्यान रखिएगा, कंपाउंड बनने में एनर्जी रिलीज हो रहा है और तोड़ने में एनर्जी देना पड़ता है। समझ रहे हैं बात को? तोड़ेंगे, इसको तोड़ने में क्या करना होगा, एनर्जी देना पड़ेगा आपको। बात समझ रहे हैं आप कि नहीं? चलिए नोट करिए इसको। हाँ देखिए, आयोनिक कंपाउंड कैसे बन रहा है? आयनिक कंपाउंड बन रहा है, एक मेटल है, दूसरा नॉन मेटल है। जैसे कह सकते हैं एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव वाले एलिमेंट का काम है इलेक्ट्रॉन को लॉस करना, और इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले का काम है इलेक्ट्रॉन को गेन करना। तो इलेक्ट्रोवैलेंट जो बॉन्ड पढ़ रहे हैं हम लोग, वहां एक एटम इलेक्ट्रॉन का कंप्लीटली ट्रांसफर कर रहा है, अपने ऑर्बिटल को ही छोड़ दे रहा है, कंप्लीट ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, दान कर दिया, ऐसा समझो, ठीक है। आयनिक कंपाउंड में एक होता है दानवीर, जो यहां को इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली देगा, डोनेट करेगा, दान करेगा, ठीक है। और दूसरा जो एटम है वो कंप्लीटली उस इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। तो एक कर्ण है, एक इंद्रदेव है, समझ रहे हैं, एक दे रहा है एक ले रहा है। बात समझ रहे हैं? और रिजल्टेंट यहां पे आपको NaCl फॉर्म कर रहा है, मिल रहा है। क्लियर हो रहा है? और NaCl के बनने से जो एनर्जी रिलीज करता है वही तुम्हारा लैटिस एनर्जी कहलाता है। लैटिस मतलब कंपाउंड बनने से जो एनर्जी रिलीज होता है, बस इतना ही तो था, और थोड़ी था इसमें, समझ रहे हैं? चलिए रुक जाइए। अब देखिए लैटिस एनर्जी को, हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, इसको रिवर्स भी हम कह सकते हैं, है ना, कि अमाउंट ऑफ एनर्जी, देखिए ध्यान से, अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ आयोनिक क्रिस्टल इंटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। बात समझ रही है ना? अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में टूटने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसी को हम क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी कहते हैं, है ना। तो दिस एनर्जी इज कॉल्ड क्या बोलेंगे, बोलो, लैटिस एनर्जी। इसको हम लोग लैटिस एनर्जी कहते हैं। जैसे सपोज करिए हमारे पास NaCl है, ये हमने कितना ले लिया है, बोलो, 1 मोल। तो हमेशा 1 मोल में लेना है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे ये टूट कर क्या दे रहा है, Na+ और Cl-। तो जो भी यहाँ पे एनर्जी की जरूरत होगी, जो भी लगेगा इसको तोड़ने में, इसको चाहिए ना एनर्जी तोड़ने में, Na और Cl दोनों आपस में बहुत स्ट्रांगली जुड़ा हुआ है। अब इसको तोड़ना है, दोनों को, Na अलग करना है, Cl अलग करना है। तो जो तोड़ने में एनर्जी लगेगा, तुम लोग के दोस्ती को तोड़ने में एनर्जी लगेगा नहीं? अगर गहरी दोस्ती है तो ज्यादा ना पावर लगाना पड़ेगा दोस्ती को तोड़ने में, और वो कौन तोड़ सकता है,
दैट इज नॉट तोड़ सकता है, दैट इज तोड़ सकती है। ठीक है, बात समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब वही होता है ना। जनरली बॉयज नहीं तोड़ता है बॉयज का दोस्ती, है ना, अपोजिट तोड़ा जाता है। ये सब चीज ध्यान में रखिएगा, ये सब चीज ध्यान में मत रखिएगा, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। तो यहाँ 1 मोल टूटा तो यहाँ 1 मोल बना, यहाँ भी क्या हुआ, 1 मोल बन गया। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो यहां भी नहीं, यहां भी आपका जो एनर्जी लगा इसको तोड़ने में, उसको भी लैटिस एनर्जी कहते हैं। तो लैटिस एनर्जी आपका एक्सोथर्मिक भी हो सकता है और एंडोथर्मिक भी हो सकता है। तो ये भी लिख लीजिएगा कि एक्सोथर्मिक भी होगा लैटिस एनर्जी, एंडोथर्मिक हो गया ऊपर। देखिए देखिए लैटिस एनर्जी जो है, यहां पे लिखेंगे हम कि लैटिस एनर्जी में बी एक्सोथर्मिक, और क्या लिख सकते हैं, और एंडोथर्मिक। क्वेश्चन आता है यहां से। ठीक है, चलिए एक्सप्रेशन देखिए यहां पे, एक्सप्रेशन लैटिस एनर्जी का। देखिए लैटिस एनर्जी का जो हमारा एक्सप्रेशन होता है, लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज डिवाइड बाय आरसी प्लस आर ए माइनस। ये एक्सप्रेशन होता है, लैटिस एनर्जी का एक्सप्रेशन है, याद रखिएगा। ये हो गया इधर समरी। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर लैटिस एनर्जी। व्हाट इज Q प्लस एंड Q माइनस? देखिए हाँ, Q प्लस जो है दिस इज योर चार्ज ऑन इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। Q माइनस क्या हुआ, चार्ज ऑन इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। Rc प्लस क्या हुआ, रेडियस ऑफ कैटायन। ठीक है, ये ऐसे कर लो, ज्यादा सही रहेगा। Rc प्लस Ra माइनस, दिस इज योर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। हाँ, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन कैटायन एंड बोलो एनायन। याद रखिएगा Rc प्लस Ra माइनस जो है, ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होता है कैटायन और एनायन के बीच में। दोनों है ना, कैटायन और एनायन, दोनों के बीच में जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगा, दोनों के न्यूक्लियर डिस्टेंस वही आपका Rc प्लस Ra माइनस होता है। चलिए हो गया इधर का सब। हो गया सबका। तो ये हमारा एक्सप्रेशन है लैटिस एनर्जी का, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। ऊपर हम Q प्लस और Q माइनस को क्या बोलते हैं, बोलो? ये हमारा चार्जेस का प्रोडक्ट है ना, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। Q प्लस इंटू Q माइनस, ये क्या है, व्हाट इज दिस? दिस इज योर प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। तो एक बात यहाँ पे ध्यान रखना है कि डेल्टा U जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q प्लस और Q माइनस के। पहली बात, अगर हमारा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस सेम है, पहले ध्यान से सुनिए यहाँ पे, अगर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस हमारा सेम है तो आपका लैटिस एनर्जी किस पे डिपेंड करेगा, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज के ऊपर। ठीक, और अगर आपका चार्जेस सेम है तो फिर लैटिस एनर्जी किस पे डिपेंड करेगा, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के ऊपर। आई बात समझ में? तो हम यहां पे कह सकते हैं फॉर कांस्टेंट Rc प्लस Ra माइनस। अगर ये कांस्टेंट होगा तो डायरेक्टली चार्जेस के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा। दूसरा कि डेल्टा U आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा Rc प्लस Ra माइनस। कब? फॉर, बोलो ये कंडीशन कब अप्लाई करेंगे हम? फॉर कांस्टेंट प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। सही है ना, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। इज इट क्लियर? बात समझ में आ रही है? तो अगर चार्ज का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, सोचिए ना, अगर एक चीज कांस्टेंट है तो दूसरा इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या नहीं होगा? और अगर ये कांस्टेंट है तो इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ना। बोलो लैटिस एनर्जी। तो हम मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखिए। सपोज करते हैं हम यहां पे Li2O, सपोज करो Li2O ले लिया, Na2O, ठीक है, एक मिनट, Na2O, MgO और Al2O3। बताओ, अब इनमें तुमको निकालना है लैटिस एनर्जी का
ऑर्डर, ठीक है। क्या होगा लैटिस एनर्जी का ऑर्डर, इसमें सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी होगा, बोलो विच वन हैव ग्रेटर लैटिस एनर्जी एंड यू हैव टू फाइंड द ऑर्डर डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग। बोलो, देखिए पहली चीज यहाँ पे ध्यान से देखिए, सभी में साइजेस देखिए, यहाँ पे सभी एक ही पीरियड के एलिमेंट्स हैं, बात समझ रहे हैं, सभी एक ही पीरियड के एलिमेंट्स हैं। अब यहां पे देखिए चार्जेस का हम दिखा रहे हैं आपको, इसमें बताओ ऑक्सीजन पे क्या चार्ज होगा, -2 और सोडियम पे +1, -2 मैग्नीशियम पे +1, -2 एल्यूमिनियम पे +3। देखिए सभी एक ही पीरियड के हैं, साइजेस में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, मतलब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज देखेंगे, बात समझ रहे हैं। तो जहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज का वेरिएशन होता है वहां साइज को हम नेग्लेक्ट मानकर चलते हैं। तो यहां पे क्या होगा, लैटिस एनर्जी देखिए, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज मतलब बोलो QA Q प्लस Q माइनस, दोनों का प्रोडक्ट निकालो कितना है, 2 1 जा 2, यहां देखिए 2 2 जा 4, यहां देखिए 3 2 जा 6। तुम्हारे बात को, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज का क्या मतलब है, कटायन पे चार्ज और एनायन पे चार्ज दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, Mg और O के बीच में 4 आ रहा है। क्या निगेटिव नहीं लेना है यहाँ पे सभी मैग्नीट्यूड पॉजिटिव ही रहेगा आपका, सब मॉडुलस साइन लगा के लेना, वो तो साइन दिखा है ना, चार्ज का प्रोडक्ट बताओ क्या है, तुम्हारे बात को। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 यहाँ पे 4 यहाँ पे 6, ठीक है। तो बताओ कि प्रोडक्ट ऑफ चार्ज किसमें ज्यादा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड में, तो इसका मतलब लैटिस एनर्जी इसका ज्यादा होगा, है ना। तो लैटिस एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज ज्यादा देन, बोलो MgO इज ज्यादा देन Na2O, समझ रहे हैं बात को। इसका मतलब है कि इसमें प्रोडक्ट ऑफ चार्ज क्या है, ज्यादा है। तो अगर ज्यादा प्रोडक्ट ऑफ चार्ज है, लैटिस एनर्जी ज्यादा है। और ध्यान में रखिएगा, अगर लैटिस एनर्जी ज्यादा हो गया, लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, याद रखना, भूलिएगा नहीं इसको, समझ रहे हैं। अगर लैटिस एनर्जी ज्यादा हो गया तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगा, तो Al2O3 का स्टेबिलिटी जो है वो ज्यादा होता है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है सबको। Al2O3 का स्टेबिलिटी ज्यादा, क्योंकि इसका लैटिस एनर्जी का वैल्यू ज्यादा, इसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगा आपको, है ना। उसी तरह से यहां देखिए एक और एग्जांपल दिखाते हैं। मान लो आपके पास NaF दिया है, NaCl है, NaBr है और NaI है। अब इनमें हमें लैटिस एनर्जी का ऑर्डर कैलकुलेट करना है, मतलब बताना है। बताओ सब पे चार्जेस सेम है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, सब में क्या है आपका, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज। सोडियम है सब पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, चार्जेस क्या हो गया बोलो, सब में सेम है ना, कांस्टेंट है चार्ज। इसका मतलब इस बार क्या कांस्टेंट हो गया, चार्ज। तो बताओ लैटिस एनर्जी किस पे डिपेंड करेगा, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के ऊपर, जो इनके बीच में है, बात समझ रहे हैं। तो जितना कम डिस्टेंस, सुनिए ध्यान से, जितना कम डिस्टेंस उतना ही लैटिस एनर्जी ज्यादा और उतना ही स्टेबिलिटी ज्यादा। तो बताओ इसमें इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऊपर से नीचे बढ़ रहा है या घट रहा है, बोलिए बोलिए। Rc प्लस प्लस Ra माइनस का ऑर्डर ऊपर से नीचे बढ़ रहा है ना, ऊपर से नीचे बढ़ रहा है। तो बताओ लैटिस एनर्जी क्या होगा, लैटिस एनर्जी ऊपर से नीचे घटेगा। तो इसमें लिखेंगे हम क्या, लीस्ट लैटिस एनर्जी, लीस्ट लैटिस बोलो एनर्जी। और इसमें क्या होगा, हाईएस्ट, ठीक है, हाईएस्ट लैटिस। अभी और भी बहुत सारे एग्जांपल है, हाईएस्ट लैटिस एनर्जी। बताओ तोड़ने में एनर्जी किसमें कम लगेगा आपको, लैटिस एनर्जी ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा। तो लैटिस एनर्जी किसमें ज्यादा है आपका, इसमें। तो ये आपका मोस्ट स्टेबल है ना, इनमें मोस्ट स्टेबल है। तो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी की बात करें तो बोलो सबसे ज्यादा कौन सा, NaF, फिर NaCl, फिर NaBr, फिर Na। नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए यहां पे देखिए MgO, CaO, Na2O और यहां पे दिया है K2O। अब यहां बताना है आपका लैटिस एनर्जी का क्या ऑर्डर है, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैग्नीशियम कैल्शियम में किस बात का अंतर है, क्या चार्जेस में अंतर है या साइज में अंतर है। दोनों देखिए सेम ग्रुप का मेंबर है ना, इस पे भी दो, इस पे भी दो, इस पे भी दो, इस पे भी दो। तो यहाँ पे चार्जेस का कोई फर्क नहीं है, तो चार्जेस वाला मैटर हम
एंड कर देंगे चैप्टर, समझ रहे हैं। अब चैप्टर कौन सा शुरू हो जाएगा, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का, सही है, हाँ बात समझ रहे हैं। तो कैल्शियम का साइज मैग्नीशियम से ज्यादा होता है, इसका मतलब है कि अगर देखिए लैटिस एनर्जी चार्ज, यहां पे ध्यान से देखिए आरसी प्लस प्लस आर ए माइनस, यही है ना। तो बोलो चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, यानी ये पार्ट क्या हो गया तुम्हारा कांस्टेंट, और ये पार्ट आपका इनवर्सली रिलेशन। तो जितना दूरी ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा इंटर न्यूक्लियर, उतना ही लैटिस एनर्जी कम हो जाएगा। तो बताओ लैटिस एनर्जी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, बोलिए लैटिस एनर्जी इन दोनों में किसका बताओ, ज्यादा लैटिस एनर्जी किसका होगा, mg का, और उसके बाद ये, अच्छा इन दोनों में बात करो। इन दोनों में कैसे बात करेंगे, पहले इन दोनों में बात हमने किया, इसमें क्या हमने देखा, बोलो इसमें क्या देखा, लैटिस एनर्जी जो है वो आपका बोलो किस पे डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, इससे इसके ऊपर, रेडियस के ऊपर। और इन दोनों में देखिए यहां भी सेम ही चीज है, इसमें भी साइज का अंतर है आपका, साइज ऑफ ये पोटेशियम इज ग्रेटर देन सोडियम, चार्जेस भी सेम है। तो यहां भी क्या लिखेंगे, बोलो लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। अब बताओ अब इन दोनों में क्या होगा, इन दोनों में चार्जेस का फर्क है, बात समझ रहे हैं। 1 2, यहां पे 2 -2, यहां पे क्या हो गया 1, यहां भी -2 और यहां पे 1। प्रोडक्ट ऑफ चार्ज कितना है 2 and 2, तो यहां दोनों प्रोडक्ट ऑफ चार्ज सेम है, ठीक है। तो लैटिस एनर्जी बोलो किसका ज्यादा, किसका होगा, सोडियम का, क्योंकि साइज छोटा है। और इन दोनों में किसका होगा, इसमें और इसमें कंपेयर करें तो इनका ज्यादा होगा ना, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज ज्यादा है, ठीक है। तो बताइए लैटिस एनर्जी का ऑर्डर हम सबसे ज्यादा किसका हम लिखेंगे, MgO का, उसके बाद किसका लिखेंगे, CaO का, बात समझ रहे हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज ज्यादा है, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज कम है। अब इन दोनों में किसका ज्यादा लैटिस एनर्जी, Na2O का, Na2O का, फिर किसका K2O का। आई बात समझ में, कौन सा नहीं, साथ ही है, साथ ही कंपेयर किए हैं, इसको एक साथ कंपेयर किए हैं, पहले लिख दिए फिर इनको कंपेयर किया, फिर बाद में इनको कंपेयर किए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन और, एल्यूमिनियम फ्लोराइड Al F3 Aln और आपका एक है Al2O3, बताइए इसमें क्या लेंगे हम, सभी पे +3 चार्ज है ना एल्यूमिनियम पे, बोलो फ्लोरीन पे माइनस, इस पे -3, इस पे -2, बताइए सबसे ज्यादा किसका होगा, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, बोलो एल्यूमिनियम वाले पे। तो लैटिस एनर्जी जल्दी बोलिए, बीच वाले का, ठीक है। लैटिस एनर्जी का ऑर्डर Aln का, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज ज्यादा है, फिर किसका होगा Al2O3 का, बिल्कुल, फिर किसका होगा AlF3 का, भूलिएगा नहीं ना ये सब ध्यान में रखेंगे, है ना। एनर्जी चेंजेस लिखिए, एनर्जी चेंजेस, ठीक है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स, एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। जितना दोस्ती कम करिएगा उतना फायदा रहेगा आपको, समझ रहे हैं बात को, इधर उधर गलत संगति ये सब मत किया कीजिए, ठीक है। एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, सही है ना। चलिए देखते हैं, यहां देखिए इसके नीचे हेडिंग लगाइएगा बॉन्ड हेबर साइकिल, बॉन्ड हेबर साइकिल, ऐसा नहीं है, देखिए ऐसा नहीं है कि सोडियम क्लोरीन के साथ सीधे सीधे जाके जुड़ गया और NaCl बना लिया, ठीक है ना। मतलब कहने का हुआ यहां पे हमने क्या लिया था, सोडियम लिया था ना, बोलो, और साथ में इसका रिएक्शन किसके साथ कराया था, क्लोरीन के साथ, क्या बना था NaCl, और साथ में कुछ एनर्जी भी बाहर निकला था कि नहीं निकला था, जिसको लैटिस एनर्जी कह रहे थे हम। अब देखिए इसके बनने के दौरान जो एनर्जी निकलेगा दैट इज लैटिस एनर्जी। अब इनिशियली जब रिएक्शन लिखा जाता है तो इसको लिखते हैं सॉलिड स्टेट में और इसको लिखते हैं हम गैस स्टेट में। और आपको ये बात पता है कि सोडियम क्लोराइड में एक ही क्लोरीन यहाँ पे आ रहा है, एक एटम आ रहा है, एक सोडियम के साथ एक एटम आ रहा है, और यहाँ पे मॉलिक्यूल है, इसका मतलब इस मॉलिक्यूल को हमें क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, एटम्स में चेंज करना पड़ेगा। तो ये ऐसे नहीं होगा, इसका एक प्रोसेस होता है, NaCl बनने का एक प्रोसेस होता है, समझ रहे हैं बात को, कैसे बन रहा है वो देखिए। तो प्रोसेस जो है ना, स्टेप्स देखिए, पहले स्टेप्स, क्या स्टेप है हमारा, पहला स्टेप
सोडियम सॉलिड है, आयोनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन किस स्टेट में डिफाइन किया जाता है? बोलो सब, यहां देखो ध्यान से। हम ये कह रहे हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी का जो डेफिनेशन है वो किस स्टेट के लिए डिफाइन किया जाता है? सॉलिड के लिए, लिक्विड के लिए, गैस के लिए? ये गैस के लिए डिफाइन होता है, ठीक है। क्यों? जब भी कोई एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना है, वो एटम से इलेक्ट्रॉन जल्दी तभी निकलेगा जब ये गैसियस स्टेट में रहेगा। बात समझ रहे हैं? तो गैसियस स्टेट में इसको हमें पहले लाना पड़ेगा। तो यहां पे देखो, पहले क्या करना है? सोडियम सॉलिड को किस में लाना है? बोलो, सोडियम गैस में। और इसके लिए जो एनर्जी हमारा लगता है उसको बोलते हैं क्या? सब्लिमेशन एनर्जी, डेल्टा एच सब्लिमेशन। ये समझ में आ रही है बात? किसी भी सब्सटेंस को सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज करने के लिए जो एनर्जी लगता है उसको क्या बोला जाता है? सब्लिमेशन एनर्जी। अब बताओ, ये एनर्जी हमें लगाना पड़ रहा है, मतलब एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है? बोलो, एंडोथर्मिक है। और साइन कैसा होगा यहाँ पे? पॉजिटिव। समझ रहे हैं बात को? तो पहले हमें किस में चेंज करना होगा? गैस में। पहला स्टेप में गैस में बदल गया। स्टेप नंबर 2 देखिए, स्टेप नंबर 2। अब ये गैस जो चेंज हुआ, गैस में जो चेंज हुआ है, इससे हमें किस में कन्वर्ट करना है? Na+ में। क्या करना पड़ेगा इसके लिए? कौन सा एनर्जी देना पड़ेगा? आयोनाइजेशन। बोलो, आयोनाइजेशन एनर्जी। समझ रहे हैं बात को? यहां पे हमें क्या देना पड़ेगा? आयोनाइजेशन एनर्जी। आई कर लीजिए, ज्यादा सही रहेगा। डेल्टा एस तो एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी डिनोट कर रहा है। तो Na से Na+ बन गया, और ये किस फॉर्म में है? बोलो, गैस के फॉर्म में। अब बताओ, डेल्टा एच आई एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है? बोलिए, बोलिए जल्दी से फटाफट। एंडोथर्मिक। यहां भी आपका एंडोथर्मिक। अरे एनर्जी देना पड़ रहा है, एंडोथर्मिक है। और यहां भी साइन क्या हो जाएगा? बोलो, यहां भी साइन पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए, तो गैस में मेरा चेंज हो चुका है। चलिए बात करते हैं स्टेप नंबर 3 में। ध्यान से देखिए, अब स्टेप नंबर 3 की बात है। मेरा सोडियम का काम हो गया, इधर का काम हो गया। अब काम किसका बचा है? क्लोरीन का। समझ रहे हैं बात को? इसका हम फ्लो चार्ट भी बना के दिखा देंगे आपको, पहले यहां पे डायरेक्ट समझिए। देखिए, क्लोरीन को क्या करना है? अभी क्लोरीन किस फॉर्म में है? गैस के फॉर्म में। तो हमें 1 मोल में चेंज करना है ना पहले इसको। तो 1 मोल में हम क्या करते हैं कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 1/2 बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हम लेते हैं। 1/2 क्यों लेंगे? 2 के लिए, मतलब क्लोरीन कितना एटम है यहाँ पे? 2 एटम है। हमें इसको किस में चेंज करना है? 1 एटम में। तो 1 एटम को चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो भी बॉन्ड एनर्जी होगा 1 मोल के लिए, 1 मोल मतलब Cl2 के लिए, उसको हमें क्या करना पड़ेगा? एक सिंगल एटम के लिए निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? 1/2 बॉन्ड एनर्जी, मतलब Cl को तोड़ने के लिए जो बॉन्ड एनर्जी होगा उसका आधा कर देना। समझ रहे बात को? तो यहाँ पे आपका जो बॉन्ड एनर्जी लगा है वो इसको कन्वर्ट कर दिया Cl में। बात समझ रहे हैं? तो इसको जो है ना Cl में कन्वर्ट कर दिया। Cl किसमें? गैस में। बात समझ में आ रही है ना? देखिए, Cl में चेंज हो गया, टूट गया। समझ रहे हैं? फिर देखिए, अब यहां पे स्टेप नंबर किसमें चलेंगे? 4 में। अब देखो, अब ये गैस में चेंज हो गया। अब क्लोरीन गैस में चेंज हो गया। बताओ, क्या ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहां पे यूज करेंगे, ठीक है। तो क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बनेगा बेटा? बोलो, Cl पे माइनस। और यहां पे क्या हो गया? गैस में चेंज हो गया। समझ रहे बात को? तो ये हमारा हो गया गैस में चेंज। अब बताओ, Na+ मिला और Cl- मिला, तो एक लास्ट स्टेप दोनों को जोड़ना है ना? तो लास्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा? स्टेप नंबर 5। कौन सा स्टेप होगा यहाँ पे? बोलो, Na+ जो गैस के फॉर्म में है और Cl- जो इस स्टेप से मिला, ठीक है। स्टेप 2 और स्टेप कौन सा? 4, इन दोनों को ऐड करना है। Cl- गैस के फॉर्म में क्या मिलेगा? NaCl। अब बताओ, इसको बनने में कौन सा एनर्जी लगता है? बोलो, 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड बनने में कौन सा एनर्जी लगेगा आपको? लैटिस एनर्जी, डेल्टा H ऑफ U। इसको क्या बोला जाता है? लैटिस एनर्जी। नहीं समझे बात को? तो देखिए यहाँ पे कितने एनर्जी का यूज हुआ है? सब्लिमेशन, आयोनाइजेशन, बॉन्ड एनर्जी, है ना? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यहाँ पे होगा ना, डेल्टा H इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और साथ में लैटिस एनर्जी। मतलब NaCl का फॉर्मेशन के लिए इतने एनर्जी इन्वॉल्व होते हैं। समझ रहे हैं बात को? अब देखिए, अब इसको हम क्या कर रहे हैं? एक जगह लेकर आते हैं सबको। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन IIT वगैरह में पूछा जाता है। बोर्ड में आए ना आए, कहीं भी आए ना आए, स्कूल के एग्जाम में, लेकिन यहां पूछा जाता है। अब देखिए ध्यान से, बॉन्ड एनर्जी क्या होगा? बॉन्ड एनर्जी नेगेटिव या पॉजिटिव होगा? बोलो, एनर्जी देना पड़ रहा है ना, तो ये भी क्या है आपका? एंडोथर्मिक।
समझ रहे हैं बात को, ये सब ध्यान में रखिएगा, कहां पे एंडोथर्मिक, कहां पे एक्सोथर्मिक। ठीक है, अब चलिए, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन के ऐड करने से एनर्जी निकलता है या एनर्जी देना पड़ता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन के लेने से एनर्जी बाहर निकलता है, यानी ये हो गया क्या, एक्सोथर्मिक। और यहां पे साइन क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ये एक्सोथर्मिक होता है। यहां बताओ लैटिस एनर्जी में बनने से एनर्जी, अभी जस्ट बताया, किसी भी एक मोल कंपाउंड को बनाने में एनर्जी क्या होता है, निकलता है, बाहर निकलता है, मतलब यहां भी क्या हो जाएगा, हाँ, तो ये हो गया तुम्हारा एक्सोथर्मिक। और ओवरऑल किसी भी कंपाउंड को बनने के लिए एनर्जी हमेशा रिलीज करना चाहिए। इसका मतलब कि जो एक्सोथर्मिक वाला एनर्जी है ये ऑलवेज ज्यादा होगा ये तीनों एंडोथर्मिक वाले से। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड एक्सो एनर्जी रिलीज शुड बी ग्रेटर देन एनर्जी एब्जॉर्ब। ये बात समझ में आ रही है आप लोग को? तो हीट ऑफ फॉर्मेशन देखिए, डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl। NaCl के फॉर्मेशन के लिए कौन कौन सा एनर्जी यहां पे इन्वॉल्व है बताओ? डेल्टा हीट ऑफ, बोलो कौन कौन सा एनर्जी इन्वॉल्व है? डेल्टा हीट ऑफ सब्लिमेशन प्लस बोलो डेल्टा हीट ऑफ आयोनाइजेशन, फिर बोलो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी बाई 2 करेंगे यहां पे, है ना, डेल्टा लगा दो, फिर प्लस कौन सा एनर्जी बोलो, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, डेल्टा EgH, यही होगा ना, Eg। फिर बताइए अब कौन सा, लैटिस एनर्जी, डेल्टा HU। ये सारे के सारे एनर्जी हमें लेने हैं। अब यहां ध्यान से देखिए, ये सब्लिमेशन, आयोनाइजेशन, बॉन्ड एनर्जी, सब क्या है तुम्हारा, दिस ऑल आर एंडोथर्मिक, सही है ना, और इनका सभी साइन जो होगा वो पॉजिटिव होगा। ध्यान से समझिए यहां पे, अमित यहां ध्यान दो, ठीक है, ये तीनों का तीनों एनर्जी क्या है आपका, एंडोथर्मिक पॉजिटिव, और ये दोनों एनर्जी क्या है बोलो, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, और यहां पे साइन क्या हो जाएगा, निगेटिव। फॉर फॉर्मेशन ऑफ एनी आयोनिक कंपाउंड, ठीक है, एनर्जी शुड बी रिलीज्ड, एनर्जी शुड बी, बोलो क्या हो जाएगा, रिलीज्ड। एनर्जी हमेशा क्या होना चाहिए, रिलीज होना चाहिए। स्टेबल कंपाउंड बनाने के लिए हमेशा एनर्जी रिलीज होना चाहिए। इसका मतलब है कि डेल्टा Eg प्लस डेल्टा HU, देखो डेल्टा HEG प्लस डेल्टा HU, ये जो एनर्जी है, ठीक है, ये जो एनर्जी ऑलवेज ज्यादा होना चाहिए किससे, बोलो डेल्टा H ऑफ सब्लिमेशन प्लस डेल्टा H ऑफ आयोनाइजेशन प्लस डेल्टा बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी बाय 2, यही आपका होना चाहिए। ध्यान में रखिएगा, यहां पे ज्यादा का मतलब ये नहीं है कि पॉजिटिव में ज्यादा, निगेटिव में ज्यादा होना चाहिए, है ना, यहां पे लिख दे रहे हैं निगेटिव स्टेट है ये, और ये कैसा स्टेट है, पॉजिटिव स्टेट है। समझ रहे बात को? तो निगेटिव वाला एनर्जी यहां पे ज्यादा होना चाहिए। तो कभी कभी आपसे पूछा जाता है लैटिस एनर्जी, या आपसे कभी कभी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पूछा जाता है, तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl, ठीक है। NaCl का जो फॉर्मेशन होता है उसमें इतने एनर्जीज इन्वॉल्व होते हैं। NaCl हो या किसी भी आयनिक कंपाउंड के लिए बात करें, किसी भी आयनिक कंपाउंड के लिए हम यही प्रोसेस यूज करेंगे, यही 5 तरह की एनर्जी सब में लगेगा आपका, समझ रहे हैं? पहले नोट करिए।